हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके लेखपाल एग्जाम के लिए हिंदी और जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को अपनी सपोर्ट करें, क्लास को मिलकर शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, अपने क्लास में 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले अपनी क्लास को आप लोग शेयर कर दें। तो आपका पहला प्रश्न है, उद्दत का विलोम शब्द है तो सौख्य, सौम्य, उत्तम या कोमल। तो उद्दत का विलोम बताएं क्या होता है। ऑप्शन सेकंड सौम्य। ठीक है, तो उद्दत का विलोम फ्रेंड्स क्या होता है। उद्दत का विलोम हमारा सौम्य होता है, याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मूक का विपरीतार्थक है तो हास, शाप, गौड़, वाचाल। इनमें से बताएं कि मूक का विपरीतार्थक क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, वाचाल। तो मूक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, ये वाचाल होता है। ऑप्शन 4 जिनका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है और अपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है आपका, सही विलोम शब्द चुनिए। तो आवारचीन बताएं, आवारचीन का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है आपके, नूतन, नव्य, प्राचीन या नवीन। तो आवारचीन का हमारा विलोम शब्द सही कौन सा है, कमेंट करें इसको, अपने कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा होमवर्क में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि सही विलोम शब्द चुनिए। तो मानव, मानव का विलोम बताएं। दानव, दैत्य, राक्षस या पुरुष। तो मानव का विलोम बताएं क्या होता है। तो मानव का विलोम हमारा होता है दानव। ठीक है, ऐसे में दोस्तों जिनका आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। तो मानव का विलोम हमारा क्या होता है, ये दानव होता है। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर। चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो शोषक बताए, शोषक का आपको विलोम बताना है क्या होता है। शोषक, सॉरी शोषित, पोषक, पोषक या पोषित। शोषक का विलोम बताएं क्या होता है। इन्हीं तीन में से एक राइट आंसर है आपका। बताएं शोषक का विलोम क्या होगा। तो शोषक का विलोम हमारा पोषक होता है। ठीक है, तो शोषक का विलोम क्या होगा। तो शोषक का विलोम पोषक होता है। तो ये आप याद रखेंगे इसको। ओके, ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, कृतज्ञ का विलोम क्या है। तो कठिन, कृपण, कृतघ्न, करुण। बताएं कि कृतज्ञ का विलोम क्या है। तो कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। ठीक है, कृपण का विलोम दानी होता है। ठीक है, कठिन का विलोम सरल होता है और करुण का विलोम हास होता है। ठीक है, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, इसको भी आप लोग अपने होमवर्क में बताएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न है आपका, विपत्ति का विलोम शब्द है। तो समृद्धि, हर्ष, आपत्ति या संपत्ति। तो इसको फ्रेंड्स आप लोग अपने होमवर्क में इसको भी बताएंगे कि हमारा विपत्ति का विलोम शब्द कौन सा होता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, अनुराग का विलोम शब्द है। तो आराग, वैराग्य, विराग या वीतराग। बताएं अनुराग का विलोम क्या होता है। तो अनुराग का विलोम हमारा विराग होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा आंसर। तो अनुराग का विलोम क्या होता है, ये विराग होता है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आप लोग प्लीज क्लास को शेयर करते रहें। ठीक है, क्लास के अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, दक्षिण का विलोम शब्द है। तो पश्चिम, पूरब, उत्तर या दायां। बताएं दक्षिण का विलोम क्या होता है। तो दक्षिण का विलोम हमारा होता है उत्तर। ठीक है, दक्षिण का विलोम क्या होता है, जो उत्तर है ये हमारा दक्षिण का विलोम होता है। ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। दक्षिण का विलोम क्या होता है, उत्तर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, आशा का विलोम शब्द है। तो निराशा, निराशा, हताशा या ना उम्मीद। बताएं आशा का हमारा विलोम क्या होता है। चलिए, आशा का विलोम हमारा निराशा होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो आशा का विलोम क्या होता है, निराशा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, जहां पहुंचा ना जा सके। बताएं जहां पहुंचा ना जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा। दुर्गम, अधिगम, अगम या सुगम। बताएं जहां पहुंचा ना जा सके। देखिए, जहां पहुंचा ना जा सके इसको अगम बोलते हैं। जहां पहुंचना कठिन होता है उसको दुर्गम बोलते हैं, और जहां पहुंचना सरल होता है उसको सुगम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में फ्रेंड जिनका आंसर ऑप्शन थर्ड आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जो बहुत बातें करता हो। तो बधिर, बहुज्ञ, वाचनीय या बहुभाषी। बताएं जो बहुत बातें करता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए, जो बहुत बातें करता है उसको वाचाल बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें से हमारा जो उपयुक्त आंसर हो रहा है ये हमारा हो रहा है ऑप्शन थर्ड, वचनीय। बहुत बातें करने वाले को वचनीय बोलते हैं। इसके अलावा जो बहुत सी भाषाएं जानता है उसको बहुभाषीय बोलते हैं। ठीक है, बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ बोलते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का बताएं अर्थ क्या होता है। अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा होना या अत्यधिक संतुष्ट होना। अतिवृष्टि का अर्थ बताएं। तो अत्यधिक वर्षा होने को बोलते हैं अतिवृष्टि। ठीक है, तो फ्रेंड्स अत्यधिक वर्षा होना इसके लिए हमारा एक शब्द होता है अतिवृष्टि। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, अन्योन्याश्रित। तो अन्योन्याश्रित का अर्थ बताएं। किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना या किसी को आशिक बना देना। चलिए, तो अन्योन्याश्रित इसका अर्थ क्या होता है, इन्हीं तीन में से एक राइट आंसर है आपका। बताएं। देखिए, एक दूसरे पर आश्रित होना। ओके, तो फ्रेंड्स एक दूसरे पर आश्रित होना इसी को बोलते हैं अन्योन्याश्रित। ओके, ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। जो ईश्वर को नहीं मानता है इसको क्या बोलते हैं, सनाथ,
पंडित, आस्तिक या नास्तिक। तो रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, अर्थात रवि क्या है बताएं। तो ये नास्तिक है। ठीक है, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ज्ञानी व्यक्ति पंडित, और जिसके माता पिता हों, ठीक है, जिसके माता पिता जीवित हों, उसको सनाथ। क्लियर। चलिए, अगला कथन आपका दिया गया है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। तो जिसका कोई आकार नहीं होता है इसको क्या बोलते हैं? सरोकार, साकार, निराकार या अग्नि। जिसका कोई आकार नहीं होता इसको निराकार बोलते हैं। जिसका कोई निश्चित आकार होता है इसको साकार बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड आया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, अर्थात ईश्वर निराकार है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, अर्थात आंखों के सामने जो घटना घटित हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूपता, प्रत्येक। आंखों के सामने घटित घटना को बोलते हैं प्रत्यक्ष, इसका विलोम हमारा होता है परोक्ष। क्लियर। आंखों के सामने घटित घटना को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। ऑप्शन फर्स्ट जिनका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। दुर्व्यवहार, दीनता, दुर्दशा या दुर्दिन। तो बुरी दशा के लिए एक शब्द क्या होता है, यानी कि बुरी दशा को क्या बोलते हैं बताएं। तो बुरी दशा को बोलते हैं दुर्दशा। ओके, ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो बुरी दशा को क्या बोलते हैं? इसको दुर्दशा बोलते हैं। ओके, ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी। तो दोपहर के समय, यानी कि जो दोपहर का समय होता है इसको क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न, मध्याह्न, कालीग्रह या अपराह्न। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप लोग अपने होमवर्क में देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। बताइएगा कि दोपहर के समय को क्या बोलते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है कि वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। बताएं, इम्तिहान लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक या संवनक। इम्तिहान लेने वाला, इनको बोलते हैं परीक्षक। ठीक है, इम्तिहान यानी कि परीक्षा। इम्तिहान लेना या परीक्षा लेना एक चीज होती है। इम्तिहान लेने वाले को या परीक्षा लेने वाले को परीक्षक बोलते हैं। क्लियर। ऑप्शन सेकंड फ्रेंड्स जिनका भी उत्तर आया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। तो आप लोग प्लीज अपनी क्लास को शेयर करते रहें और क्लास को सब लोग लाइक भी करते रहें। ठीक है, तो क्लास को लाइक और शेयर सब लोग करते रहें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है। तो भीषण, विकट, घनिष्ठ या निकट। तो सत्य और अहिंसा का संबंध कैसा है बताएं। तो सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। ओके, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। क्लियर। चलिए, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि मानसरोवर तक पहुंचना डैश है। तो निर्गम, दुर्गम, दुर्लभ या दुष्कर्म। तो जहां पहुंचना कठिन होता है, ठीक है ना,
उसके लिए एक शब्द क्या होता है बताएं। देखिए, मानसरोवर तक पहुंचना दुर्लभ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड आंसर। तो मानसरोवर तक पहुंचना दुर्लभ है। क्लियर। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, सांप्रदायिकता की आग देश में डैश हुई है। तो समाई, बनपी, भड़की या लगी। तो सांप्रदायिकता की आग देश में क्या हुई है बताएं। तो सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है, भड़की नहीं करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फोर हो जाएगा हमारा आंसर। तो सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है। ओके। चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, भारत की डैश की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। इस खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा बताएं। अन्विता, सुस्मिता, अस्मिता या विस्मिता। तो भारत की डैश की रक्षा, यानी कि भारत की किस चीज की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है बताएं। तो भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर आया फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, अस्मिता इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न है कि ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। तो ताजमहल जो है किस चीज का एक अद्भुत नमूना है। ऑप्शन है आपके, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला या स्थापत्य कला। बताएं। देखिए, ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फोर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ऑप्शन डी जिनका आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है। जो स्थापत्य कला, ये वर्तनी देख लीजिए आप लोग, मूर्तिकला और शिल्पकला, इन सब की वर्तनी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट हिंदी के प्रमुख डैश हैं। तो कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार या नाटककार। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या हैं। तो ये हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार हैं। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन फोर। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में डैश की प्रधानता होती है। तो बताएं, युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में किसकी प्रधानता होती है। ओज गुण, रजोगुण, तमोगुण या सतोगुण। इसको आप लोग अपने होमवर्क में बताएंगे। ठीक है, तो युद्ध प्रधान एवं चेतना परक कविताओं में किस गुण की प्रधानता होती है आपको बताना होगा। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मौर्य मोहि डैश बहुत खिंचायो। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा बताएं। ऑप्शन है आपके, आधा, दाऊ, सुदामा या सखा। तो मौर्य मोहि दाऊ। ठीक है, दाऊ बहुत खिंचायो। ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं डैश जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। देखिए,
वर्ड आपको दिया गया है इसमें अविस्मरणीय। अब आपको पहले ये बताइए आप लोग कि अविस्मरणीय का अर्थ क्या होता है। देखिए, जिसे भुलाया ना जा सके, ठीक है, जिसे भुलाया ना जा सके उसको अविस्मरणीय बोलते हैं। अब इस खाली जगह में क्या आएगा? दर्शन, संगीत, साहित्य या चित्रकला? तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। ओके, ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं डैश भी मानता है। तो मनुष्य जो है मृत्यु को सुंदर के अलावा और कौन सी जो है वस्तु मानता है? अनिवार्य, सुंदर, त्याज्य या अपवित्र? तो मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं कैसी वस्तु मानता है, बताएं। अपवित्र, ठीक है। तो मनुष्य जो है मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। ऑप्शन डी जिनका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न है आपका, वहां जाओ। अब बताएं कि वहां जाओ ये किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक या प्रश्नवाचक? तो वहां जाओ ये कैसा वाक्य है, बताएं। देखिए, वहां जाओ, ठीक है, ये हमारा आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, ऐसे में फ्रेंड जिनका आंसर ऑप्शन थर्ड आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो वहां जाओ ये हमारा आज्ञावाचक वाक्य है। ओके, चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। आप बताएं कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, ठीक है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्लियर? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, मोहन नहीं आने वाला है। बताएं कि मोहन नहीं आने वाला है कैसा वाक्य है? ऑप्शन है आपके, बलदायक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक या नकारात्मक? बताएं कि मोहन नहीं आने वाला है कैसा वाक्य है? तो मोहन नहीं आने वाला है ये हमारा नकारात्मक वाक्य है, या इसको निषेधात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। ओके, ऑप्शन फोर जिनका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? तो लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, या यह काम तुमसे ही संभव है? बताएं। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है, उससे फल नहीं खाए जाते होना चाहिए। अब बताएं इनमें से कौन सा भाववाच्य का प्रयोग है? उससे फल नहीं खाए जाते, ये हमारा भाववाच्य है। क्लियर? चलिए, माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। तो आप लोग प्लीज क्लास को अपनी शेयर करते रहें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, या मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई? अब बताइए इनमें से कौन सा भाववाच्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड होगा, ठीक है, यहाँ बैठा नहीं जाता। तो यहाँ बैठा नहीं जाता ये हमारा भाववाच्य है। ऑप्शन सेकंड अगर आपने चुना है आंसर,
सही उत्तर है। ठीक है, तो ये हमारा भाववाच्य है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कृतवाच्य का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ, नींद नहीं आती, या पुस्तक पढ़ी गई। इनमें से फ्रेंड्स कौन सा कृतवाच्य है बताएं। मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारा कृतवाच्य वाक्य है। ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा कृतवाच्य है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया है, सुबह हुई और वह आ गया, राहुल धीरे धीरे लिखता है, या जो बड़े बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो बताएं कि इनमें से कौन सा सरल वाक्य है। तो राहुल धीरे धीरे लिखता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, राहुल धीरे धीरे लिखता है, यह हमारा एक सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, या क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। तो इनमें से कौन सा सरल वाक्य है बताएं। संयुक्त वाक्य पूछा गया है। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। ठीक है, ये हमारा एक संयुक्त वाक्य है। ओके, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है, आकाश में बादल गरजता है, या वह कौन सा व्यक्ति जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। तो इनमें से आपको मिश्र वाक्य बताना है, और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन फोर हो जाएगा कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। तो ये हमारा कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। ओके दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक अकर्मक क्रिया का यानी कि अकर्मक क्रिया है। तो गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। इनमें से किस वाक्य में हमारी अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है बताएं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट गेहूं पिस रहा है, तो गेहूं पिस रहा है ये हमारा अकर्मक क्रिया का वाक्य है। क्लियर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आया बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो गेहूं पिस रहा है ये हमारा अकर्मक क्रिया का वाक्य है। चलिए फ्रेंड्स, जो हमारे हिंदी के क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो हिंदी के क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं, और अब हम शुरू करते हैं आपके लिए जीके का पोर्शन। तो फ्रेंड्स आपके लिए जीके का प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी हम जीके क्लास को, और देखते हैं पहला प्रश्न। तो आप लोग प्लीज अपनी क्लास को एक बार मिल के शेयर कर दें। चलिए और लाइक करें। देखते हैं आपका जीके वाला पोर्शन का पहला प्रश्न। फ्रेंड्स आपका पहला प्रश्न है जीके का कि संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। तो किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी। देखिए एक बात है कि संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करे। तो ऐसा जो निर्णय था, जो कथन है, ये किस मामले में कहा गया था। आपके ऑप्शंस है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल मिम्बी,
मेनका गांधी बनाम भारत संघ या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य? अच्छा प्रश्न है, डिस्कस किया हो क्वेश्चन है, बताएं। डिस्कस नहीं, इसको डिस्कस नहीं किया गया है, चलिए बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऐसे में ये कहा गया था कि संसद यदि जो संविधान का मौलिक संरचना है यदि उनका उल्लंघन करता है तो उसके किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये जो है ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है। प्रश्न है आपका कि अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सहमत हुआ है। तो ये जो देखिए उस टाइम जो भारत सहमत हुआ था ये 2.87, ठीक है, कुछ मिसप्रिंट, ये 2.87 बिलियन डॉलर पे ये हुआ था। ऑप्शन डी जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट कम अंडर? बीमा, न्याय चिकित्सा और न्याय आजीविका, पथकर या रोजगारी और बेरोजगारी। इनमें से कौन सा एक हमारा राज्य सूची का विषय है, कमेंट करें। देखिए पथकर, इसको टोल टैक्स बोलते हैं, जो पथ कर है ये हमारा राज्य सूची का विषय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा न्याय चिकित्सा और जो अन्य आजीविकाएं होती है ये समवर्ती सूची के विषय होते हैं। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। ये बीमा पूछता है, बीमा हमारा संघ सूची का विषय है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है उपाधियों का अंत संविधान के डैश में के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। तो उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का जो अंत है ये संविधान की किन सूचियों में इनका वर्णन किया गया है, कमेंट करें। ऑप्शन है आपके सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 से 30, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 या शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चलिए देखिए समझिएगा, तो जो उपाधियों का अंत है ये संविधान के जो है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक के हैं इनके अंतर्गत प्रतिस्थापित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा उपाधियों का जो अंत है अनुच्छेद 18 में दिया गया, ये आप याद रखेंगे। ओके चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? आपके ऑप्शन हैं क्लेमेकाइडिया, प्रमेह, टाइफस या यकृत शोध या हेपेटाइटिस बी। तो इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है, बताएं। देखिए ये है हमारा टाइफस। जो टाइफस है ये हमारा यौन संचारित रोग नहीं होता है। अब टाइफस में क्या होता है, टाइफस में जो बुखार आता है और सिर दर्द लगता है, ठीक है, और इसके जब टाइफस बुखार आता है इसके 5वें दिन बॉडी में दाने भी निकलने लग जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है भारत। तो भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? अगेंस्ट विच कंट्री डिड इंडिया प्ले इट्स हेरिटिक्स 500 टेस्ट मैच? आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड। सॉरी, ऑप्शन ए आपका वेस्ट इंडीज था। तो ये जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने खेला था। ठीक है, कहाँ पे? कानपुर में खेला था। ये जो मैच है कानपुर में हुआ था। क्लियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डैश एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। डैश इज अ सॉफ्टवेयर रोबोट दैट ऑटोमेटिकली परफॉर्म अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑटोमेटेड टास्क।
तो इस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, डीप वेब, बॉट या इंडेक्सर? देखिए, इसको हम बोलते हैं डीप वेब, सॉरी बॉट, इसको हम बॉट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आता है कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कार्य जो हम लोग करते हैं अपने सिस्टम पे या फोन पे, इनकी निगरानी करता है और बाद में आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको एड्स दिखाता है। ठीक है, इनकी प्रचार जो आता है, तो वो हमारा होता है एडवेयर। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर? तो कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में है, बताएं। तो ये है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, तो कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी किस मराठा राजघराने से संबंधित हैं? बताएं, छत्रपति शिवाजी बिलोंग टू विच मराठा रॉयल फैमिली? आपके ऑप्शंस हैं होलकर, गायकवाड़, सिंधिया या भोसले। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोसले। ठीक है, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि फंड यानी कि निधियां वे विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं जो कहलाते हैं। जो निधियां होती हैं जो कि विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होता है होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं कर बचत, इंडेक्स फंड बैलेंस्ड या गिल्ट फंड। चलिए इन्हीं तीन में से राइट आंसर है, इनको गिल्ट फंड बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, तो इनको जो है गिल्ट फंड बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है कि भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है? तो भारत की अग्रणी तहकीकात यानी कि लैंडिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन संगठन है कि कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं अपराध जांच विभाग, अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद, केंद्रीय जांच ब्यूरो या केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो ये है केंद्रीय जांच ब्यूरो। ठीक है, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब इस एजेंसी का गठन कब किया गया था? तो इस एजेंसी का जो गठन है ये वर्ष 1941 में किया गया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए मिसप्रिंट है, अच्छा नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? तो भांग, कपास, राई या रंजोत, इनमें से कौन सा ऐसा है पदार्थ जिससे कि खाद्य तेल जो एडिबल ऑयल होता है वो निकालते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी, यानी कि जो कि बी प्लेस पे है, राई। ये राई से निकालते हैं। ऑप्शन सी जिनका आंसर आया है जो कि बी प्लेस पे बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है, कंट्रीज टॉप ऑर्गेनाइजेशन फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, तो कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण योजना कक्ष। बताएं। तो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, ये पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए टॉप ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका जो है गठन कब किया गया था? तो 22 सितंबर 1974 को इसका गठन हुआ था, इस जो बोर्ड का। ठीक है, 22 सितंबर 1974 को। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग आते हैं उनको कहा जाता है। तो किसी प्रकार की तबाही के बाद जो जंगल होते हैं दोबारा उसे उगाते हैं, इस प्रकार के जंगलों को क्या बोलते हैं? प्राचीन वन, खुला वन, बंद वन या द्वितीयक वन? कमेंट करें। तो इन प्रकार के वनों को द्वितीयक वन के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। तो इनको द्वितीयक वन के नाम से जानते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका डिस्कस किया हुआ है कि डैश संसद के किसी सदन द्वारा एक सदस्य संसद के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है या कुछ किए जाने का आदेश देता है, किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। देखिए प्रस्ताव होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, बताएं। देखिए इसमें पूछा गया है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य कौन सा नहीं है। तो शाखाओं का असीम विस्तार, ठीक है, शाखाओं का असीम विस्तार ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। शाखाओं का असीम विस्तार, अब असीम यहाँ पे है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं है? Which of the following is not a total for computing income tax? तो व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान, ऋण पर ब्याज या आवास ऋण पर ब्याज भुगतान? बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। ओके, ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आया है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। अगला भी आपका डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है कि रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? रोजेशिया इज अ कॉमन डिजीज डेट अफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? नस, ऊतक, त्वचा या हड्डी? देखिए रोजेशिया त्वचा को प्रभावित करती है। ठीक है, रोजेशिया जो है त्वचा को प्रभावित करती है। क्लियर? ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मद्रास हिंदू सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वॉज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद के लिए हुआ था? गरीब बच्चों, विकलांगों, देवदासियों, जनजातीय लोगों? ये देवदासियों के। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देवदासियों। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? तो आउटपुट, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज या इनपुट? बताएं कि मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है। ये इनपुट आउटपुट उपकरण होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से? टेलीफोन लाइन। ठीक है, देखिए ये एक प्रकार के हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे हार्डवेयर पूछ ले, ठीक है, तो हार्डवेयर आप टिक कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन आपको ना मिले। ठीक है, लेकिन ये जो है इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कहता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 38B, अनुच्छेद 43A या अनुच्छेद 36? बताएं। ये है अनुच्छेद 43A। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 43A। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया?
तो इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया। ठीक है, बस यही कार्य जो है संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। इसके अलावा इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया। देखिए, राष्ट्रीय गान को और राष्ट्रीय गीत को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया गया था। और इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अंगीकृत किया गया था। अगला जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कि इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था। ठीक है, देखिए, चुना था, सही बात है। कब चुना था? तो वर्ष 1947 में जो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, कब? तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सी अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समझा नहीं जा सकता? तो कौन किसको जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं समझ सकते हैं? आपके ऑप्शन है बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी या विद्रकी मरक्का में प्राप्त सूचना। तो किसके तहत यानी कि किस चीज की आरटीआई के तहत हम जानकारी नहीं ले सकते हैं? तो ये दोनों होते हैं। ठीक है, फिर विदेशी होना चाहिए, विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम यानी कि ए और बी दोनों, इन दोनों के बारे में हम आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके तहत जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते इन दोनों की। ठीक है, अगला प्रश्न भी आपका बहुत ही इजी है कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? लोधी गार्डन, इत्मादुद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या सरखेज का मकबरा? देखिए, सरखेज रोजा, ठीक है, सरखेज रोजा को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस बोलते हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, इसके अलावा इसका निर्माण कब किया कराया गया था? तो 1440 ईस्वी में। ठीक है, 40 से 43 ईस्वी में किसी के द्वारा? तो सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने इस मकबरे का निर्माण पूरा करवाया था। आ गया समझ में? चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को डैश के समक्ष दायर किया जा सकता है? तो चुनाव याचिका को किसके समक्ष दायर कर सकते हैं? निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, तीन ऑप्शन है आपके सामने और इन्हीं तीन में से एक राइट आंसर है आपका। एन इलेक्शन पिटीशन इन रिलेशन टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी फिल्ड बिफोर। इसको सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के तहत। दोस्तों अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड लॉरेंस, एवी एलेग्ड, जॉन बतिस्ता या सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन बतिस्ता। ओके, ऑप्शन सी जिनका आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया परंतु पर्यावरणीय संबंध इस विस्थापित के पुनर्निवास हेतु भूमि अधिग्रहण अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिए? तो वो कौन सा डैम था बताएं। सरदार सरोवर बांध, अगला ऑप्शन है आपका कोनार बांध, भागड़ा नांगल बांध या अलमाद्री बांध। ठीक है, ये था हमारा सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न है बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? वेयर इज द बनिहाल रेलवे टनल लोकेटेड? आपके ऑप्शन है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जंस्कर रेंज या पीर पंजाल रेंज। बताएं कि बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ है? तो बनिहाल रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेंज में है। ठीक है, अब पीर पंजाल रेल में है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 111.215 मीटर किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए
अगला प्रश्न है कि नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में क्या शामिल होता है? व्हाट इज द बिजनेस मिक्स ऑफ पॉलिसी मेजर कंसिस्ट ऑफ? संस्थागत बंधक, प्रति व्यक्ति आय, शहरीकरण या राजकोषीय प्रोत्साहन? तो नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में राजकोषीय प्रोत्साहन शामिल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, राजकीय प्रोत्साहन। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजसूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए इनमें से जो पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम विषय है ये राजसूची का विषय है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आया है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे दोस्तों ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, जिन भी लोगों ने अपनी क्लास को लाइक नहीं किया सब लोग अपनी क्लास को लाइक कर दें और सभी लोग प्लीज़ अपनी क्लास को एक बार शेयर कर दें। सब लोग क्लास को फ्रेंड्स अपनी लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जो लोग अभी जुड़े हैं क्लास को स्टार्टिंग से देख लें। ठीक है, हिंदी और जीके सब कुछ डिस्कस किया गया है। तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में आपकी। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स। जय बी एस ए क्लास।